चलिए, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर जिसे आप कंडेंसर के रूप में भी जानते हैं, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कंडेंसर का यूज़ देखा होगा, कंडेंसर को देखा होगा। जैसे फ़ैन में एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक एलिमेंट होता है जो कंडेंसर कहलाता है। इसी कंडेंसर या कैपेसिटर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने कि ये कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर का यूज़ क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या इलेक्ट्रिकल चार्ज को। यानी किसी सर्किट में अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना हो तो आप कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे वो यही लिखेंगे, कैपेसिटर is an electrical device to store electric charge और एनर्जी। ये हमारे लिए नई चीज़ है, इसे आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राउंड स्टेट पर कि इसकी फंक्शनिंग क्या है। जैसे हमने कहा कि ये स्टोर करने की का एक डिवाइस है, तो आप ज़रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अलग आइए। जैसे सपोज़ कोई लिक्विड हमें स्टोर करना है, तो लिक्विड को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में हम लोग लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं। आप सॉलिड को भी स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एक कंटेनर लिक्विड को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है, ठीक इसी तरह से एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करने का एक डिवाइस है। अब ज़रा देखिए कि उस कंटेनर के बारे में जो लिक्विड स्टोर कर सकता है उसके बारे में थोड़ी बातें हम लोग करते हैं। सपोज़ करिए आपके पास एक मेटालिक सीट है, लाइक दिस। ये एक मेटल का सीट है और हम आपसे कहें कि एक लिक्विड को स्टोर करने के लिए क्या इसे हम एक कंटेनर कह सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए, अगर हम कुछ ड्रॉप्स लिक्विड का इस पे डाल दें तो ये रिटेन करेगा इसको। यानी कुछ ड्रॉप्स के लिए ये एक कंटेनर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे कंटेनर नहीं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कंटेनर जिसकी कैपेसिटी कंसिडरेबल हो, यानी जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लिक्विड को स्टोर कर सके। अब सपोज़ करिए कि इसे हमें एक कंटेनर का रूप देना है, यानी इसकी कैपेसिटी को थोड़ा कंसिडरेबल करना है, तो क्या करना होगा? हमें इसके चारों तरफ से इसके एज को थोड़ा मोड़ देना होगा। अगर हम चारों तरफ से इसके एज को मोड़ दें, इधर इधर, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, अब आप देखिए कि ये इसे आप कंटेनर कह सकते हैं क्योंकि ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लिक्विड को स्टोर कर सकता है। अब आइए कैपेसिटर में। हम लोगों ने कहा विच कैन स्टोर चार्ज। अब ज़रा सोचिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अगर आप चार्ज देंगे, प्लस क्यू चार्ज हमने दिया, ऑब्वियसली ये इस चार्ज को रिटेन करता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, ये चार्ज स्फीयर, ये चार्ज प्लेट। तो कोई भी कंडक्टर पर अगर आप चार्ज देंगे तो वो उस चार्ज को रिटेन करता है। तो फिर एक कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक प्लेट के बारे में हमने आपसे पूछा था कि हम उसे कंटेनर कह सकते हैं या नहीं। तो इसी तरह से क्या एक कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर कह सकते हैं? ऑब्वियसली एक कंडक्टर जो है वो चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, लेकिन देखिए फिर यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे इस बात को कि एक कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो चार्ज को स्टोर करेगा, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होगी। जिस तरह से एक प्लेट की
कैपेसिटी लिक्विड को स्टोर करने के लिए बहुत कम थी, इसलिए हम लोगों ने उसको कंटेनर नहीं कहा। ठीक इसी तरह से एक सिंगल कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर हम कैपेसिटर कहना चाहें तो इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। अब देखिए कि जैसे इस प्लेट को हम लोगों ने कंटेनर में कन्वर्ट कर लिया, इसके चारों एंड को हमने जोड़ा और ये हमारा एक कंटेनर बन गया। तो यहाँ भी ये प्रश्न है कि भाई ठीक है, ये एक कंडक्टर है और इसको हम कैपेसिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम है। तो इसमें हम क्या परिवर्तन ला दें कि ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगे? तो इसमें भी आप एक परिवर्तन ला सकते हैं। एक आइडेंटिकल कंडक्टर को अगर आप इसके क्लोज, बहुत नज़दीक अगर आप रख देते हैं तो आप पाएंगे कि इस कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चार्ज को ये स्टोर कर पाएगा और तब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कैपेसिटर कहेंगे। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कैपेसिटर कहलाएगा। यानी एक प्लेट के चारों एज को मोड़ने पर वो कंटेनर बना। तो कैपेसिटर बनाने के लिए एक कंडक्टर के नज़दीक में जब हम एक दूसरा कंडक्टर रख देते हैं, वेरी क्लोज, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कैपेसिटर कहलाता है। यानी आप जहाँ भी कैपेसिटर देखेंगे वहाँ पर आप पाएंगे कि दो कंडक्टर बहुत क्लोज सेपरेशन पर रखे गए हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें इस पर कि इसका कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी। जैसे आप कोई कंटेनर यूज़ करते हैं ना तो कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी है 1 क्यूबिक मीटर, 500 CFT, लाइक दैट। इसी तरह से जब हम एक कैपेसिटर बनाते हैं तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ तो बड़ा आसान था कि कंटेनर की कैपेसिटी निकालना हो तो लेंथ, विड्थ, हाइट कर दिया हमने, हमें आराम से मिल गया। तो अब यहाँ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर एक कैपेसिटर हम लोगों ने बनाया है तो वो कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, यानी व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटी, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसी कैपेसिटी के कंसेप्ट को अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वो कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को, ये मान लीजिए कंडक्टर है, तो आप जब इसे चार्ज देते हैं तो ये एक सर्टेन पोटेंशियल पर चला आता है। ठीक है, और आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे जैसे आप इस चार्ज की मात्रा, अमाउंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, यानी पोटेंशियल of a conductor depends on the charge as Q proportional to V। यानी जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू V। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। ये कांस्टेंट C है और इसी C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडक्टर के लिए इस चीज़ को डिफाइन किया है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन ये चीज़ें हमारी कैपेसिटर के लिए भी वैलिड हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जब कैपेसिटर के लिए ये रिलेशन आएगा तो वहाँ पर C हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि एक कंडक्टर पर भी हम लोग इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक कंडक्टर भी एक कैपेसिटर है बट ऑफ वेरी स्मॉल कैपेसिटी। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया C, यानी
C इक्वल्स Q बाई V। अब ज़रा देखिए तो कैपेसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज stored by a capacitor per unit voltage। यानी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं वो चार्ज जो उस कैपेसिटर के वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ा दे। यानी जितना चार्ज हम कैपेसिटर पर देने पर उसका जो पोटेंशियल है वो 1 यूनिट से अगर इंक्रीज़ कर जाए तो उस चार्ज को ही हम लोग कहेंगे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं Q बाई V है, तो Q क्या है? कूलम्ब, और ये V क्या हो जाएगा? वोल्ट। दैट इज कूलम्ब पर वोल्ट नोन एज फेराड। इसको हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, ऐसा यूनिट हमारा फराड हो गया। आप देखेंगे आगे कि फराड जो है एक लार्ज यूनिट है, बड़ा यूनिट है ये। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, देखेंगे आगे। अभी हम लोग मान लेते हैं, यानी फराड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट। इसलिए जो छोटा यूनिट है वो जनरली ज़्यादा यूज़ में होता है, जैसे मिली फराड जो कि 10⁻³ फराड के बराबर होगा, माइक्रो फराड जो कि 10⁻⁶ फराड के बराबर होगा, नैनो फराड 10⁻⁹ फराड के बराबर होगा, पिको फराड जो कि 10⁻12 फराड के बराबर होगा। यानी ये सब जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनका हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए, इसके बाद यूनिट के बाद अब डायमेंशन भी हम लोग देख लें। डायमेंशंस ऑफ C। तो अब देखिए C इक्वल्स क्या है? Q बाई V है। तो ये Q हो गया। V पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी जूल पर कूलम्ब। यानी ऊपर Q है, Q का भी यूनिट C हो गया, यहाँ भी C कर दीजिए इसको। तो ये हो गया C² बाई J। अब C का यूनिट हम लोग जानते हैं, डायमेंशन AT 2 हो गया, और यहाँ जूल यानी एनर्जी ml² T-2। तो C के डायमेंशंस हो गए m-1 L-2 T4 A2। m-1 L-2 ठीक है, T4 ठीक है, A2।